बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, चेहरे बदले लेकिन ना बदला तो कौम को लूटने का निजाम ना बदला। नई काबीना, नए चेहरे, गुर्बत में पिसे पाकिस्तानियों की जेब पर निगरान हुकूमत का डाका। अब पाकिस्तानियों को किस अंदाज में लूटने का आगाज कर दिया गया है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको मोस्ट रिसेंट लतीफा तो याद ही होगा, जिसमें ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का नहीं कहा गया था, बल्कि कहा गया था कि इनको यहीं पर रहने दें, इनको कम न कीजिएगा। लेकिन इसहाक डार ने कौम पर एहसान करते हुए उस समरी को मुस्तरद कर दिया और फौरी तौर पर 10 नहीं बल्कि 20 रुपए इकट्ठा पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। और शहबाज शरीफ साहब कौम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगे कि दिल पर पत्थर रखकर हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है। तो दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताता चलूं कि किसी जमींदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जमींदार बड़ा परेशान हुआ, उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टीके लगाए लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। थक हार कर वो भैंस को एक दम करने वाले के पास ले गया और दम करने वाले ने धुनी लगाई, दम किया, लेकिन वो भी बेसूद। आखिर में जमींदार ने सोचा कि शायद इसका खाना बढ़ाने से इसका मसला ठीक हो जाए, तो उसे माँ जी की खिदमत में ले गया। माँ जी ने खूब खल बनोड़ा खिलाया, पट्ठे खिलाए, किसी चीज की कसर ना छोड़ी, लेकिन भैंस ने दूध देना शुरू ना किया। लाचार होकर वो उसे कसाई के पास लेकर जाने लगा कि ये अब किसी काम की नहीं रही, चले इसे ज़िबा करवा लूं। रास्ते में उसे एक साईं मिला और साईं बोला, परेशान लगते हो। जमींदार ने अपनी परेशानी बयान की तो साईं ने कहा, तुम कट्टा कहाँ बांधते हो? जमींदार बोला, भैंस की खुरली के पास। साईं ने पूछा, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है? जमींदार बोला, काफी लंबी है। साईं हंसा, ऊंची आवाज में कहकहा लगाया और बोला कि सारा दूध तो कट्टा पी जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा? कट्टे को भैंस से दूर बांधो। और दोस्तों, अब सूरत हाल ये है कि हमारी कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियां हैं। नई निगरान हुकूमत आ चुकी है, नई काबीना आ रही है और नए चोंचले, नए खर्चे, नया सब कुछ शुरू हो रहा है। और दोस्तों, इन 50 कमेटियों में से हर कमेटी का एक चेयरमैन है और हर चेयरमैन के जाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर चेयरमैन 1,70,000 रुपए माहाना तनख्वाह लेता है। उसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टेनो और एक नायब कासत, 1300 सीसी गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल माहाना दिया जाता है और रिहाइश के सारे अखराजात, बिल वगैरह इसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा इजलासों पर लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए फ्री जहाज के टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपए का दूध पी चुकी हैं। अगर उन कट्टों की रस्सी को कम न किया गया तो ये इजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे ऐसे ही खरबों रुपए का दूध पीते रहेंगे। क्या कफायत शारी सिर्फ अवाम के लिए है? दोस्तों, दूसरी जानिब आज मैं पाकिस्तानी सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स हजरात और अफसरान और उनके रहन सहन के हवाले से तमाम हकायक कौम के सामने पेश करता हूँ। गवर्नर हाउस सिंध 32 एकड़, गवर्नर हाउस पंजाब 700 कनाल, गवर्नर हाउस बलोचिस्तान 22 एकड़ और गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा 1.25 किलोमीटर रकबे पर मुहित है। गवर्नर हाउस मरी भी 8.75 एकड़ पर मुश्तमिल है। इसी तरह तमाम चीफ मिनिस्टर हाउसेज भी बहुत बड़े बड़े रकबे पर मुहित हैं। ईवान सदर इस्लामाबाद भी सैकड़ों कनाल पर मुहित है, जिसमें हजारों की तादाद में मुलाजमीन रखे गए हैं और उन पर करोड़ों रुपए माहाना अखराजात हो रहे हैं। इसके अलावा कमिश्नर सरगोदा की रिहाइशगाह 104 कनाल पर मुहित है। ये पाकिस्तान में किसी सरकारी मुलाजिम की सबसे बड़ी रिहाइशगाह है और इसकी निगहदाश्त, मुरम्मत और हिफाजत के लिए 33 मुलाजिम है। दूसरे नंबर पर SSP साहिवाल की कोठी आती है, उसका रकबा 98 कनाल। DCO मियांवाली की कोठी का साइज 95 कनाल और DCO फैसलाबाद की रिहाइश 92 कनाल पर तामीर शुदा है। सिर्फ पंजाब पुलिस के साथ DIGs और 32 SSPs की रिहाइश गाहें 860 कनाल पर मुश्तमिल हैं। सिर्फ पुलिस की इन सरकारी महल्लात की हिफाजत, मुरम्मत और तज़ीम और आइश पर हर साल 80 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च होती है, जो लाहौर के 3 बड़े अस्पतालों के सालाना बजट के बराबर है। 2606 कनाल पर मुश्तमिल इन रिहाइश गाहों की निगहदाश्त के लिए 30,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुलाजमीन हैं। सिर्फ उनके खानों पर 18 से 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। दोस्तों, एक सरकारी अंदाजे के मुताबिक ये तमाम रिहाइश गाहें शहरों के उन मरकजी इलाकों में हैं जहां जमीन की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। लिहाजा अगर ये तमाम रिहाइश गाहें बेच दी जाएं तो 70 से 80 अरब रुपए हासिल हो सकते हैं। ये रकम वापड़ा के मजमूई खसारे से दुगनी है। गोया अगर ये रिहाइशें बेचकर वापड़ा को रकम दी जाए तो वापड़ा को 4 साल तक बिजली की कीमत बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी।
अगर ये रकम हाईवे को दे दी जाए तो वो मोटरवे जैसी 2 सड़कें और कराची से पेशावर तक नेशनल हाईवे जैसी मजीद एक सड़क बना सकती है। अगर ये रकम महकमा सेहत के हवाले कर दी जाए तो ये महकमा पाकिस्तान में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे 70 हॉस्पिटल बना सकता है। अगर ये रकम वासा के हवाले कर दी जाए तो वो इस रकम से समुद्र का पानी साफ करने के 12 प्लांट लगा सकता है। दोस्तों, दुनिया भर में सरकारी रिहाइशें सुकड़ रही हैं। अब बरतानिया चले जाएं, वहां आपको 10 डाउनिंग स्ट्रीट वजीर आजम से लेकर चीफ कमिश्नर तक और डिप्टी सेक्रेटरी से डिप्टी वजीर आजम तक सब ऑफिसर और ओहदेदार 2 या 3 कमरों के फ्लैट्स में रहते हुए दिखाई देंगे। आप अमेरिका चले जाएं, व्हाइट हाउस देखें, दुनिया का सदारती महल पंजाब के गवर्नर हाउस से छोटा है। जापान में तो वजीर आजम सिरे से है ही नहीं। ये बड़ी बड़ी मुमलिकतों के सरबराहान की सूरत हाल है। रहे सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेट, आला अफसर और ओहदेदारान, तो आप पूरा यूरोप घूम कर देख लें, आपको ये लोग आम बस्तियों के आम फ्लैटों में आम शहरियों की तरह रहते नजर आएंगे। उनके घरों में न लान होंगे, न ड्राइववे है और न ही बीसियों नौकर चाकर। लेकिन पाकिस्तान में आप एक जिले से दूसरे जिले का दौरा करें तो आपको तमाम बड़ी इमारतों, बड़े महल्लात में जिला के खादमीन फरोकश नजर आएंगे। खलकत खुदा मर रही है और इनके ऑफिसर टैक्सों की कमाई पर पलने वाले बागों में झूले डाल कर बैठे हुए हैं। IMF के मकरूज मुल्क पर 90,000 गाड़ियां, 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब रुपए के सालाना मुफ्त बिजली अफसरान को दी जाएगी। तो क्या ये मुल्क दिवालिया नहीं होगा? ये कब तक चलेगा? आने वाली हुकूमत से गुजारिश है कि वो सबसे पहले इन चीज़ों से छुटकारा हासिल करे, जिससे अरबों रुपए की बचत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आने वाली हुकूमत क्या है? आने वाली हुकूमत बिल्कुल इसी पिछली हुकूमत की एक दूसरी किस्त है। आपको निगरान काबीना के अंदर इन्हीं के लोग मिलेंगे, यही पीछे बैठे होंगे, यही तमाम निज़ाम को चला रहे हैं। और तो और हमने आपको बताया था कि वफाकी वजीरों और मशीरों और सेनेटर्स ने जिन जिन रिहाइश गाहों में रिहाइशें रखी हुई थी और वहां पर सरकारी खजाने से जो माल लाया गया था, जो फर्नीचर लाया गया था, जो चीजें लाई गई थी, वो सारी की सारी ट्रकों पर लोड करके ले जा चुके हैं। और अब एक बार फिर नया बजट होगा और आने वाली नई निगरान हुकूमत पाकिस्तानी अवाम की जेबों पर डाका डालेगी। लेकिन दोस्तों, आने वाले इलेक्शन के हवाले से आपको बताते चलें कि आने वाले इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी और नई गवर्नमेंट पाकिस्तानी अवाम के साथ वही सलूक करेगी जो पिछली हुकूमतें करती चली आई हैं। पाकिस्तानी अवाम बेवकूफ़ों की तरह नारे लगाती हुई नजर आ रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने ऐन उस वक्त जब असम्बलियाँ तहलील होने वाली थी, उस हुकूमत का खात्मा होने वाला था, तो उन्होंने 3.5 अरब रुपए सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को गाड़ियाँ खरीदने के लिए जारी किए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह से पैसा खर्च किया जाता है जैसे बाप का माल हो। पाकिस्तान के कौमी खजाने की ना तो किसी को फिक्र होती है, ना किसी के अंदर दर्द होता है। हाँ, अगर किसी के अंदर ये कभी फिक्र और दर्द पैदा होता है तो उसे फौरी तौर पर जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाता है या उसको इस तरह से निशाने इबरत बनाया जाता है कि दोबारा पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचे भी ना। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।